गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग फिज़िक्स की ऐसी दुनिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो स्टार्टिंग में लोगों ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। ये आपका बीएससी का कोर्स है। जो भी बच्चे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए ये थर्ड ईयर में आपका पेपर फर्स्ट ही है ये आपका। तो देखिए, आज हम बात करेंगे रिलेटिविटी की दुनिया के बारे में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। आराम से मंत्रमुग्ध होकर सुनिए आप इसकी कहानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी, कैसे लोगों ने शुरुआत में से मानने से इनकार किया और किस तरीके से बाद में लोगों ने इसको आड़े हाथों लिया, ठीक है, और इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया कि ना ऐसा नहीं हो सकता है। फिर काफ़ी समय बाद जब इसके प्रूफ सामने आए, ठीक है, प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूफ किया गया, तब लोगों ने पचा पाया इसको। फिर भी आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने ये दुनिया अपच हो जाती है। जो लोग थोड़ा न्यूटन में ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके लिए ये दुनिया थोड़ी सी अपच है। तो देखिए, अगर आपको ये बहुत अच्छे से पढ़नी है तो मैं आपको कुछ एक बुक का नाम सजेस्ट करता हूँ। ये बुक इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी, ये मंगा लीजिए। बेले पब्लिकेशन की है, ये रॉबर्ट रेसनिक साहब ने लिखी है। बहुत ही अच्छी किताब है। इंडेक्स आप इसका देखिए, कुछ इस तरीके से इंडेक्स है, तो आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है ये बुक। और किसी को ब्लैक होल के बारे में अगर थोड़ा सा भाई पढ़ना है तो ये एक मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बुक दी थी। देखिए आप, ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में थोड़ा भी जानना चाहते हैं, थोड़ी भी इंटरेस्टेड हैं, तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन से आप ख़रीद लीजिए। तो बात करते हैं रिलेटिविटी की। देखिए, रिलेटिविटी की बात करने से पहले थोड़ा हम चलते हैं कि हम लोगों के इंट्यूशन कहाँ पर थे, कहाँ पर ग्रो थे, किस तरीके से ख़त्म हुए, किस तरीके से कहानी आगे बढ़े। तो देखिए, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की हम बात करें या फिर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, या फिर हम वो न्यूटन साहब के वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो भी बॉडीज़ होती हैं या फिर जो भी बॉडीज़ की स्पीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे मैं किसी एक बाइक की स्पीड की बात करूं तो बाइक नॉर्मली हम एवरेज स्पीड कितने पे चलाते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा तेज़ 90 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मली इतना ही तेज़ चलाते हैं। एक हाईवे पे अगर हम जाते हैं तो 120 किलोमीटर पर आवर, 200 मान लेते हैं। F1 रेस की गाड़ियाँ, ठीक है, जो चलती हैं 400 600 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, ये स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकंड। तो एक है 120 किलोमीटर्स पर आवर, एक है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करूं इस बाइक की स्पीड या फिर जो भी बॉडी जा रही है तो बहुत ही कम है। तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या कहानी हुई, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जितने भी बॉडीज़ को हमने देखा, उनका मोशन देखा, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए न्यूटन साहब ने अपनी मैकेनिक्स दी और उस मैकेनिक्स ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया अपना। मतलब स्पेस और टाइम को समझने के लिए, स्पेस और टाइम को समझने के लिए जो फॉर्मूलेज न्यूटन साहब ने बनाए, जो मैकेनिक्स न्यूटन साहब ने बनाई, वो एकदम सटीक बैठती है। कहाँ पर, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, अगर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मूव करता हूं जहां पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की कहानी क्या हुई, वहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैं, इन पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादातर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती थी। एक अगर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करना चाहूँ तो देखिए, जैसे रॉकेट की स्पीड होती है 40,000 किलोमीटर पर आवर, या फिर एस के वेलोसिटी, अगर मैं अर्थ की एस के वेलोसिटी की बात करूँ तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से हमें बाहर निकलना हो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हमें सोलर सिस्टम से एस्केप करना हो, बाहर जाना हो, तो वहाँ पर जो हमें स्पीड चाहिए होती है वो होती है 42 किलोमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। और अगर हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है बिल्कुल, तो वहाँ पर स्पीड आपकी चाहिए होती है 320 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर, या फिर मैं बोल सकता हूँ 320 की जगह 320
इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये मिल्की वे से अगर आपको एस्केप करना हो, इस गैलेक्सी से एस्केप करना हो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन अगर इसका भी मैं कंपैरिजन करूँ स्पीड ऑफ लाइट से, तो भी उसके कंपैरिजन में ये स्पीड क्या है? बहुत ही कम है। अब यहीं हम चलते हैं अपने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ज़्यादातर पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है? नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया कि एक एक्सेलरेटर के अंदर डाल दिया। एक्सेलरेटर आपको पता होगा, जैसे आपका बीटाट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन होता है। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल डाल दिया और उसको मैंने क्या किया? उसको एनर्जी देते गए, उसको एक्सेलरेट कराया, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल डेटा की बात करता हूँ, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, वो बुक आप खरीदिए और उसमें पूरा प्रैक्टिकल डेटा दिया गया। तो मैं उसी डेटा के आधार पर बात करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सेलरेटर के अंदर डाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सेलरेटर के अंदर डाल दिया, तो देखिए हम लोगों ने क्लास 12th में, आपको याद होगा, साइक्लोट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था। तो देखिए वही कहानी है। ये जो साइक्लोट्रॉन आपको पता होगा डी शेप का होता है, यहाँ पर ये क्या लगा होता है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके अंदर क्या पड़ा होता है? इस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है इस तरीके से, और यहाँ क्या होती है? विंडो होती है। इस विंडो से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाता है बहुत ही ज़्यादा हायर वेलोसिटीज़ पर। तो देखिए इसी एक्सेलरेटर के अंदर हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड 2 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। 2 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर। चार्ज क्या है? इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल डाला हुआ है उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास क्या है? मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो देखिए इस एक्सेलरेटर के अंदर हमने किसको रखा? इलेक्ट्रॉन को रखा। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है? 2 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने अब क्या किया? इसको धीरे धीरे इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी। वी क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने क्या कर दिया? 10 मिलियन वोल्ट। पोटेंशियल हमने पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पहुँचा दिया? 10 मिलियन वोल्ट। या फिर हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन का हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल गई? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये काइनेटिक एनर्जी मिली हमें इसके अंदर, तो हमने इसकी स्पीड को देखा। तो इसकी स्पीड कैसे हम निकालेंगे? हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो आपकी v आती है 0.9988 c। मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी निकल के आ रही थी? 0.9988 c। अब हमने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पूरा एक परफेक्टली इसका डेटा मैं आपको बताता हूँ। 0.9988 c सही है बिल्कुल। अब हमने क्या किया? इसकी एनर्जी को हम इंक्रीज करने लग गए। इसकी एनर्जी को हम इंक्रीज करने लग गए। तो अब अभी क्या थी? 10 मिलियन वोल्ट पोटेंशियल था, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब एनर्जी को हमने कितना कर दिया? 4 गुना कर दिया। तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए थी? डबल हो जानी चाहिए थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, मैं वेलोसिटी आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए थी, वेलोसिटी जो आपकी आनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1.9976 c। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब ये आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी। बट रियलिटी में जो एक्सपेरिमेंटल जो हमें दिखा, वो हमें क्या दिखा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ से बढ़कर जब हमने एनर्जी कितनी कर दी? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल को हमने बढ़ा दिया, 3 गुना 4 गुना जब हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ से हमने जब वेलोसिटी को निकालना चाहा तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ रही थी, 0.9999 c। मतलब यहाँ से यहाँ एनर्जी का बढ़ना 4 गुना हो गया। बट स्पीड में जो आपकी चेंज आया, चेंज इन स्पीड, वो आपका आया 0.11% का। देखिए कहानी का ट्विस्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब कितनी होनी चाहिए थी, 1.9976 c, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा वो हमें क्या मिला कि स्पीड हमारी कितनी है, 0.9999 c। तो ये क्या कहानी हो गई, मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई पार्टिकल जा रहा है और उस पार्टिकल में मैं फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात बढ़ जाएगी, और उस पर फोर्स लगा देता हूं तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और उस पर फोर्स लगाता हूं उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब वेलोसिटी की कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हैं, ठीक, और उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक बढ़ सकती थी। मतलब अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट से भी पार, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला देखने को रियलिटी में, कि स्पीड बढ़ी तो सही, जब हमने एनर्जी को 4 गुना बढ़ाया बढ़ी तो सही, लेकिन कितना चेंज हुआ, 0.11% का। ये क्या हो गया? तो यहाँ से लोगों के दिमाग में बात ठनकी कि यार ये क्या बात है, यहाँ पर न्यूटन के। और देखिए स्पीड तो इतनी बड़ी, अगर मैं रेडियस की बात करूँ, यहाँ पर रेडियस का आपको फॉर्मूला पता होगा, आर होता था mv/qv। ये फॉर्मूला आता था रेडियस का, कैसे आता था, mv²/r = qvv, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आता था ये mv/qv। तो देखिए रेडियस कितनी हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, रेडियस हो जानी चाहिए थी कितनी, 1.8 सेंटीमीटर। बट रेडियस हमें कितनी मिली, 0.53 सेंटीमीटर। ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। मतलब न्यूटन यहाँ मुंह के बल गिर पड़े, न्यूटन के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ख़त्म एकदम, जैसे इंडिया आज़ाद हो गया हो। ब्रिटिश के ऊपर जितने भी ब्रिटिश ने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, महात्मा गांधी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ब्रिटिश सर भाग गए। सेम कहानी, न्यूटन के सारे लॉज यहाँ पर फेल होते दिखाई पड़े, बिल्कुल धाराशायी हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये हमें समझ में आती है ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इस चीज़ के बारे में माइकलसन मोर्ले साहब ने बताया कि देखिए भैया, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, किसी भी मीडियम में क्या है, कांस्टेंट है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स क्वांटिटी है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ तेज़ जा ही नहीं सकती, स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ तेज़ जा नहीं सकती। अब जा नहीं सकती। देखिए और इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा और लेके चलते हैं हम, थोड़ा रिलेटिव मोशन की बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक रोड है, इस रोड पर एक गाड़ी ये है, और इस रोड पर एक गाड़ी ये रही, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ये 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ये 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और एक इसी रोड पे आगे जाके एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये किस में है, रेस्ट में है। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्या वो रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये सब चर्चा आप बाद में करेंगे। फिलहाल तो हमें अभी बेसिक जानना है कि क्या कहानी है। तो देखिए ये जो यहाँ पर ये जो आदमी बैठे हुए हैं दोनों, ये क्या ऑब्ज़र्व करेगा, ये ऑब्ज़र्व करेगा कि भैया जब ये इसको देखेगा, कितनी स्पीड से आते हुए देखेगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड इसको कितनी दिखाई पड़ेगी, 20 से खुद जा रहा है, 30 से आगे जा रही है, तो 30 + 20 =
50 किलोमीटर्स पर आवर। इतनी स्पीड से इस ऑब्जर्वर सी को ऑब्जर्वर बी आते हुए दिखाई पड़ेगा। ऑब्जर्वर बी से जब पूछा गया कि भैया आप बताइए, तो ऑब्जर्वर बी ने क्या देखा कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है, ये भी 30 + 20 = 50 किलोमीटर्स पर आवर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएंगी दोनों। अगर मैं ऑब्जर्वर ए की बात करूं, तो ऑब्जर्वर ए ने क्या देखा कि ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही तरफ आ रहा है। इसने दोनों को अलग अलग देखा, दोनों की स्पीड को पहचान लिया कि रियलिटी में कितनी स्पीड से दोनों जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्पीड अब कितनी हो गई, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी हो गई 100 किलोमीटर्स, 100 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए क्या कहानी होगी कि ये जो ऑब्जर्वर जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से, इसको क्या दिखना चाहिए, इसको स्पीड दिखनी चाहिए जो ये ऑब्जर्व करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसको कितना दिखना चाहिए, c + 100 मीटर पर सेकेंड। ये दिखना चाहिए इसको स्पीड। इसको कितना दिखना चाहिए, इसको भी c + 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इस ऑब्जर्वर को, इसको क्या दिखना चाहिए, इसकी स्पीड c दिखनी चाहिए और इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड दिखनी चाहिए, क्योंकि वो रेस्ट में है अभी। अब देखिए कहानी क्या हुई यहाँ पर, कहानी ये हुई कि जो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको ये c + 100 मीटर पर सेकेंड नहीं दिखाई पड़ेगी। इसको क्या दिखाई पड़ेगी, इसको इसकी स्पीड केवल c दिखाई पड़ेगी कि ये c से इसको आगे आ रहा है या फिर ये c से इसको अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, ये जो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड है ये कहाँ गई, या फिर मैं इसकी बात करूँ, इसको भी क्या दिखाई पड़ेगा कि ये c से अप्रोच कर रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई चीज़ नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ लाइट क्या एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उससे कोई चीज़ तेज नहीं जा सकती। अगर हमें किसी को भी कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ लाइट से ही कंपेयर करेंगे हम, किसी की भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों की स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड c ही होगी, दोनों को c ही दिखाई पड़ेगा। या फिर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक कार है और इस कार में मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए इस कार में यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक लाइट लगी हुई है, और मेरी कार जा रही है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है रेस्ट में। देखिए हम कह नहीं सकते ये रेस्ट में है, ये किसी न किसी रेस्पेक्ट में, या फिर हम बोलें किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं रिलेटिविटी की जब हम बात करते हैं, तो रिलेटिविटी में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अच्छा, रेस्ट में नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, तो आप अर्थ पर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है रेस्ट में है, लेकिन अर्थ के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ पर अर्थ के बाहर स्पेस में कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो देखिए, और एक आदमी अर्थ पे भी खड़ा हुआ है। ये ए और बी और ये सी, देखिए ए और बी आपस में एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं। एक ट्रेन में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो दोनों को क्या दिखता है, एक दूसरे को आपस में क्या देखते हैं, वो रेस्ट में है। लेकिन बाहर वाला बंदा, ट्रेन जो जा रही होती है, उसको क्या लगता है कि वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है। सेम कहानी है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट में है, बट यहाँ पर जो बाहर वाला बंदा है वो क्या देखेगा इसको कि ये क्या है, मोशन में है। अब देखिए, अगर ये बंदा सोलर सिस्टम में है, ठीक,
तो सोलर सिस्टम भी घूम रहा है और ये अर्थ क्या कर रही है, सोलर सिस्टम के आसपास घूम रही है, रोटेट कर रही है। सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई बंदा जाएगा तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी रोटेट कर रहा है। मतलब ये जो आदमी अर्थ के पास खड़ा हुआ है, इसके पास क्या है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी है। और अगर सोलर सिस्टम से बाहर अगर मैं बात करूँ, गैलेक्सी से हम बाहर चले जाते हैं, तो गैलेक्सी भी पूरी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस ब्लैक होल के अबाउट। तो हमें क्यों नहीं दिखता है इतनी ज़्यादा स्पीड्स, क्योंकि हम क्या हैं, एक दूसरे के रिलेटिव में यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिलेटिव में हमारी स्पीड क्या है, सेम है। इसलिए ये चीज़ हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ठीक। और ऐसा कोई फ्रेम हो भी सकता है कोई कि जिससे हम पता कर सकें कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसे हम जानते हैं। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कहानी क्या है कि ये ऑब्जर्वर रेस्ट में खड़ा हुआ है। ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कार आगे जा रही है, और जैसे ही इसने लाइट को ऑन किया, लाइट को जलाया, तो लाइट यहाँ से निकली और इसकी स्पीड सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो जो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको कितनी वेलोसिटी दिखनी चाहिए, 3 और 2 5 लाख किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसको क्या समझ में आता है? इसको समझ में आता है कि ये जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है, ये 5 लाख किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको कौन देगा? रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइम क्या होता है, डायलेटेड हो जाता है। टाइम क्या होता है, इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम क्या होता है, डायलेटेड हो जाता है। इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। अगर यहीं एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि दोनों, अब यहाँ पर ये जो कार में मनुष्य बैठा हुआ है, इसकी स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए रिलेटिव, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो रिलेटिव इसको क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, 3 + 2 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा, अब देखिए नहीं क्यों नहीं होता है, इसका जवाब हम देखेंगे अगले लेक्चर में, देखेंगे इसी सीरीज़ में, देखेंगे रिलेटिविटी के सीरीज़ में देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि जो न्यूटन की थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो बिल्कुल ही यहाँ फेल हो गई थी। न्यूटन की थ्योरी की अकॉर्डिंग, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिव मैकेनिक्स में यही डिफरेंस है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, मास एब्सोल्यूट होता था, टाइम एब्सोल्यूट होता था, स्पेस एब्सोल्यूट होता था। लेकिन यहाँ रिलेटिविटी में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। ना तो टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम भी बदलता है, ठीक। टाइम क्या बदलने का मतलब, आप यहाँ ये चीज़ समझ रहे होंगे। देखिए टाइम तो वैसे भी बदलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी। घड़ी में अभी एक घंटा हुआ है, थोड़ी देर बाद 2 घंटे हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि टाइम डायलेटेड का मतलब क्या है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में दोनों लोग देख रहे हैं अपनी घड़ियाँ, दोनों की घड़ी में 2 बजे होंगे। लेकिन रिलेटिव मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि एक की घड़ी में 2 बज रहे हों, उसी टाइम पर एक की घड़ी में कितने बज रहे हों, 5 बज रहे हों। तो ये टाइम डायलेटेड हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। इसमें लेंथ भी बदलती है, स्पेस बदलता है, टाइम बदलता है, मास बदलता है। आपका मास एब्सोल्यूट नहीं रहता है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ही बदल जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये था, हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये ऑब्जर्वर, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर ए, ये ऑब्जर्वर बी, ये ऑब्जर्वर सी। तो नॉर्मली न्यूटन के अकॉर्डिंग, देखिए न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इसकी अगर वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये किस में है, रेस्ट में है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकल के आ रही थी, v1 + v2। v1 + v2 कब, जब ये दोनों क्या हों, v1, v2 इज मच लेस देन c। स्पीड ऑफ लाइट से क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सारी कहानी सही चल रही थी। लेकिन अगर ये वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चली जाती है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास चली जाती है। तो देखिए अब रिलेटिवली इसको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की यहाँ मैं बात करूँ तो v1 + c, ये नहीं होगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा? इसको कितना दिखाई पड़ेगा कि ये c से ही आगे आ रहा है, और इसको भी क्या दिखाई पड़ेगा, ये c से आगे आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो जाता है? अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, एक स्पेसक्राफ्ट में आप बैठे हुए, एक स्पेसक्राफ्ट में मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं सी से आ रहा हूँ और ये भी स्पेसक्राफ्ट सी से आ रहे हैं, दोनों स्पेसक्राफ्ट सी से आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिखनी चाहिए यहाँ पर? 2c दिखनी चाहिए। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखना चाहिए? c + c 2c। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पेस और टाइम में यही तो चेंज आ जाता है, स्पेस और टाइम बदल जाता है। प्रकृति अपने हिसाब से स्पेस और टाइम को क्या करती है? बदल लेती है। अगर मैं बात करूं कि ये स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है और ये 2000 किलोमीटर या फिर 50,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो देखिए इसको यहाँ पर बैठे वाले ऑब्जर्वर का टाइम क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर मैं इस स्पेसक्राफ्ट की बात करूं और ये ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट में बैठा हुआ, और ये स्पेसक्राफ्ट पे बैठ के हम चले गए। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं इस स्पेसक्राफ्ट पे बैठा हुआ हूँ और मैं चला गया, मैं आया 7 दिन बाद। 7 दिन बाद जब लौट के आया, स्पीड ऑफ लाइट से मैं चला गया, 7 दिन बाद जब लौट के आया और इन भाई साहब से आके मिला जो रेस्ट में पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये हमारे तो 7 ही दिन गुजरे इस स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन इन भाई साहब के क्या हो गए? वो 70 साल हो गए। मतलब ये 70 साल के बूढ़े हो गए। तो देखिए ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारा टाइम क्या हो गया? डायलेटेड हो गया। स्पेस और टाइम ने अपने आप को क्या कर लिया? अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है कि यहाँ पर टाइम को क्या कर दिया? डायलेटेड कर दिया गया। प्रकृति ने इस टाइम को क्या कर दिया? डायलेट कर दिया। देखिए ये नियम है, ये नेचर के नियम है, नेचुरल नियम है, इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं कि इस स्पेसक्राफ्ट में जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, हमारे हाथ में क्या है? एक बहुत बड़ी रॉड है। ठीक, इस स्पेसक्राफ्ट में देखिए मैं बनाता हूं, ये मेरे पास क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट है। यहाँ पर ये मेरे पास एक बहुत बड़ी रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ L है। ठीक, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये A ऑब्जर्वर है, ये B ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है। इसके हाथ में ये रॉड है L लेंथ की। तो देखिए अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है C, अगर ये L लेंथ की रॉड है, या फिर मैं बोल दूं L 10 मीटर की रॉड है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ेगा? ये रॉड छोटी दिखाई पड़ जाएगी। मतलब ये रॉड क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब स्पेस अपने आप को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। कोई भी बॉडी जब स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि उसका स्पेस और टाइम बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। टाइम डायलेटेड हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, मास में भी चेंज आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ पर न्यूटन बिल्कुल धराशायी हो गए थे। और इस चीज़ को समझाने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने 1905 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, और उसके बाद रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों में अच्छी तरीके से मतलब रिलेटिव मैकेनिक्स के बारे में बताया था, किस तरीके से स्पेस और टाइम किस तरीके से बदलते हैं, किस तरीके से टाइम डायलेटेड होता है। फिर लॉरेंज आए, उन्होंने मैथमेटिकल अपनी फॉर्म दी कि किस तरीके से चेंज होगा, और बहुत सारे लोग आते गए और ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देखी। देखिए एक क्वांटम मैकेनिक्स और एक रिलेटिविटी बहुत ही ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव होती हैं, आसानी से समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशन को बदलने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, वहाँ हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, कि कहानी क्या चल रही है। आप यहाँ चीज़ों को आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए ये क्या होती है, समझना बहुत मुश्किल होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या टाइम चेंज हो सकता है, क्या टाइम डायलेटेड हो सकता है, क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, ठीक, वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं बाहर। अब देखिए आइंस्टीन साहब ने बहुत अच्छी इक्वेशन दी, E=mc²। सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को। इस इक्वेशन के भी पीछे बहुत बड़ी कहानी है। चलेंगे धीरे धीरे हम चलेंगे। फिलहाल तो आज आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन जानना था कि रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो रिलेटिविटी में आपको क्या पढ़ना है कि
न्यूटन की मैकेनिक्स किस तरीके से फेल हुई और किस तरीके से रिलेटिव मैकेनिक्स ने जन्म लिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। अब देखिए, क्या न्यूटन की मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई दोनों के बीच में कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। अगर हम बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो न्यूटन की मैकेनिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझाती है, बट न्यूटन की मैकेनिक्स रिलेटिविटी को नहीं समझा पाती, वो वहाँ फेल हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि क्या रिलेटिव मैकेनिक्स न्यूटन की दुनिया में नहीं लगती है, लो स्पीड्स पर नहीं लगती है, तो देखिए रिलेटिव मैकेनिक्स, रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो लोअर स्पीड्स के लिए भी है, लेकिन वहाँ हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वहाँ इतना इंट्यूटिव तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं, इंट्यूटिव तरीके से दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो हर जगह है, हमेशा हर जगह लगेगी। लेकिन अगर हायर स्पीड्स की बात करें, हायर वेलोसिटीज़ की बात करें, तो वहाँ हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वहाँ इस चीज़ के इंट्यूशन बहुत आसानी से हमारे अंदर ग्रो हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए सर माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे, दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने लाइट को देखिए, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पैदा होना है वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद से ही ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जन्म लिया था। जब उन्होंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो नहीं बदलती है, वो किसी भी मीडियम में नहीं बदलती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उससे कोई चीज़ तेज नहीं जा सकती है, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसी से सारी स्पीड्स को हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। और उन्होंने बहुत जगह एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हर जगह उन्होंने क्या पाया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है। ईथर का भी कॉन्सेप्ट आया था कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड में ईथर प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो ईथर में ट्रैवल करती हैं, बहुत सारी कहानी है। अब ये सारी कहानी हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, अगले लेक्चर में हम तरीके से जानेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है ऋषभ देव राजपूत, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किस तरीके से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इंजीनियर लोग होंगे सारे जानते होंगे। तो आप केवल मज़े लीजिए यहाँ पर रिलेटिविटी के बढ़िया तरीके से, और नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, हर चीज़ को पढ़िए। बुक्स मैंने आपको बता दी है कि कौन सी बुक्स लेनी है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।